दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बाद में रिवीजन कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, बी दिया गया है अवतल दर्पण, सी दिया गया है उत्तल दर्पण और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस दर्पण का फोकस दूरी होता है जो ऋणात्मक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दोस्तों फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो देखिए जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो एफ बराबर r/2 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम कौन सा झुकता है, तो सबसे कम झुकेगा लाल रंग। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य भी होता है वो लाल रंग का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। दोस्तों मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक होता है और कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी कि सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद आइए छठा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग है वो नीला किस कारण से प्रतीत होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, बी दिया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकाश का जो रंग नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखलाई पड़ता है नीला। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए या फिर चेहरा देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कहेगा कि मोटर गाड़ी के पश्च दृश्य देखने के लिए, यानी कि मोटर कार में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अब कहेगा कि दूरदृष्टि के लिए, तो दूरदृष्टि के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस और निकट के लिए हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति एक तो दर्शाता है अमीटर और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। तो देखिए ऑप्शन में अमीटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो हमारा आंसर होगा मैक्सवेल ने। सही आंसर क्या है मैक्सवेल, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों के सामने हम लेकर आते रहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तो सभी क्वेश्चन का रिवीजन होगा और इसमें से अभी आपको बताए हैं कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे लड़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए उसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन में देखिए कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट और इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से इसको सूचित करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये होगा। अब देखिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप लोग इसको कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों कौन सा संयोजन में प्रतिरोध का जो मान है वो बढ़ेगा, तो देखिए श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का मान है वो बढ़ता है और समांतर क्रम में घट जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में देखिए 13वां सवाल कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो कैसा होता है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा का चित्र खींचें, तो इसको हम लोग कैसे खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक चुंबक हम लोग ड्रा कर लेंगे, एक चुंबक इधर डाल देंगे नॉर्थ पोल और इधर डाल देंगे साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल केवल इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएँ जो है वो होता है और इसमें मार्क देना बिल्कुल मत भूलिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल केवल। इस तरह से आप जितनी चाहें रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा कि चुंबकीय बल रेखा का सचित्र वर्णन करें तो इस तरह से आप लोग रेखा खींच सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आइए 14 नंबर सवाल में देखिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में देखिए कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस। तो इसको याद रखना है। 16 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है रंग, तो प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो कौन कौन है, तो लाल है, नीला है, हरा है। इसी को RGB भी कहा जाता है। RGB यानी कि रेड, ग्रीन और यहाँ पे बी से हो जाएगा ब्लू। तो देखिए RGB मतलब कि उपरोक्त यहाँ पे सभी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? दोस्तों नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कौन सा होता है? जिसको आप लोग देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में कॉर्निया, बी है पुपिल, सी है रेटिना और डी है आइरिस। तो देखिए इसमें रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर और इसी को अश्व शक्ति भी आएगा। इसी को क्या कहा जाता है? अश्व शक्ति। तो 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो देखिए 746 वाट कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। इसी को हॉर्स पावर कहते हैं यानी कि अश्व शक्ति कहते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर विशालक शीशा किसको कहते हैं। तो देखिए यह एक प्रकार के इस तरह से डंटी लगा हुआ रहता है एक लेंस में। देखिए इस तरह से पार करके बता देते हैं। और इसमें क्या होता है? एक अंदर की तरफ लेंस लगा हुआ रहता है। और इस लेंस को हम लोग जब छोटे छोटे अक्षर पर लेकर जाते हैं तो हमको बड़ा दिखता है, या फिर हम लोग सूर्य का प्रकाश में लेकर जाते हैं तो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिस कारण से कागज़ या प्लास्टिक में आग पकड़ लेता है। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास में जो यहाँ पे लेंस रहता है वो कौन सा लेंस रहता है? तो यह होता है उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आइए 21वां सवाल में। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। यानी कि जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कौन सा कण होता है गतिशील? तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वो गतिशील होता है। इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा होता है आवेश का मात्रक। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। और इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। देखिए क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, यानी कि विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और टाइम घंटा, यानी कि टाइम का सेकेंड या फिर घंटा कह सकते हैं। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? आवेश को। इसको इस तरह से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर इसको बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 23वां में। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर कौन सा मात्रक है? तो वाट के बराबर हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। वाट क्या होगा? जूल पर सेकेंड। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। उपचयन यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। तो देखिए काली चूना यानी कि इसको CaO कहा जाता है, CaO। और इस पर जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं यानी कि H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और यह बनता है बुझा हुआ चूना बनता है। तो जब किसी अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहाँ है? ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील देखिए इसमें से कॉपर दिया हुआ है, और मरकरी दिया हुआ है, अर्जेंटम और
Au औरम यानी कि सोना, चांदी, तांबा और मरकरी में इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा तो कॉपर हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में आपको कॉपर, मरकरी और अर्जेंटम और चांदी दिया हुआ है, यानी कि सोना और चांदी दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? कॉपर होगा। चलिए कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2, इसको आप लोग याद रखिए। अब पूछेगा काली चूना का, तो काली चूना का CaO, ये भी याद रखना है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये है काली चूना का, काली चूना का CaO और चूना जल का CaOH का होल 2। चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान। तो देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी कि वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा क्षार, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन ए में भी है और बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए पहले एल्केन, तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन का होता है। एल्किन का कहेगा तो CnH2n, और एल्काइन का कहेगा तो CnH2n-2। तो देखिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद डबल बॉन्ड होता है एल्किन में, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है एल्केन नहीं है, एल्काइन है, तो एल्काइन में यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अभी आपको बताएं, थोड़ा सा यहाँ पे बताने में गलती हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड। यहाँ पे दे देते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र बहुत आसान है, C6H12O6, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए 35वां क्वेश्चन। कहता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ पे देखिएगा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है, बाएं से दाएं घटता है और दाएं से बाएं बढ़ता है। उसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है कि निम्नांकित तत्वों के उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। और कौन कौन सा धातु है? तो लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है और फ्लोरीन है। तो इसको सजाना है, तो देखिए इसको कैसे? सबसे पहले लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, पहले लिथियम, फिर हो जाएगा बेरिलियम, फिर हो जाएगा कार्बन। तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सिलिकॉन क्या है। दोस्तों सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है वो एक प्रकार का उपधातु है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सिलिकॉन और जेरेनियम दोनों ही ये अर्धचालक है और उपधातु भी है। उसके बाद आइए कहता है निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम और पी से हो जाता है फास्फोरस। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। उसके बाद आइए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। देखिए टिहरी बांध है वो कौन सा नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। इसको आप लोग याद रखिएगा, टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है। और भागीरथी नदी कहाँ बहता है? उत्तराखंड में बहता है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा का निर्माण करता है। और इसी भागीरथी नदी पर
कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? किरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहा जाता है। तो किसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को। सोडियम यानी कि Na इसका फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी के तेल में हम लोग डुबोकर रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों को पता था। अगर 40 में से 20 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दे देते हैं तो आपका तैयारी है वो अच्छा है, और आप लोगों को और मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल हम लोग देख लीजिए कितना क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं।